हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। पिछले वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने देख लिया था कि जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया और उस मॉडल में उन्होंने कहा कि किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं या पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ऑलरेडी एम्बेडेड होता है और इक्वल अमाउंट में जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वह उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अर्थात एक समान रूप से उसमें वितरित होता है, बटा हुआ रहता है। बाद में जब थॉमसन का यह एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया, उन्हीं के एक स्टूडेंट रदरफोर्ड के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जिसका नाम है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो बाद में न्यूक्लियस की खोज का कारण बना। आइए समझते हैं इस वीडियो लेक्चर में कि किस तरह से रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के आधार पर जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसे रिजेक्ट किया। तो इसको समझने से पहले आइए समझते हैं कि रदरफोर्ड कौन थे और वो ऑलरेडी किन चीज़ों पर काम कर रहे थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक ब्रिटिश केमिस्ट और फिजिसिस्ट थे। उन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता था। शुरुआती से ही वो बचपन से ही वो अमीर घराने से वो एक्चुअली बिलोंग करते थे। तो उनकी एक खुद की रिसर्च कंपनी थी जिस पे वे रेडियो एक्टिविटी पे वे रिसर्च कर रहे थे। उनकी एक टीम भी थी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पे रिसर्च कर रही थी। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस उस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें खास तरह का रेडिएशन वो खुद से इमिट करते रहते हैं, और उन रेडिएशंस में उन्होंने पाया कि जनरली वो अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस या गामा रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं ताकि वो स्टेबल न्यूक्लियस को अचीव कर पाएँ। इसके बारे में हम लोग अलग से लेक्चर बना के पढ़ेंगे। रेडियोएक्टिव चैप्टर जब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे तब इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली वो और उनकी टीम जो थी वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पे ऑलरेडी रिसर्च कर रही थी। तो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में हमें अवगत कराया, दुनिया को अवगत कराया कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस को अल्फ़ा पार्टिकल कहा जाता है। हीलियम न्यूक्लियस आज हम लोग को पता है कि हीलियम के पास 2 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर उसका 4 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक हमारे पास या हीलियम का एटम है, बीच में हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रोटेट करता रहेगा। जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो इसके पास बचेगा सिंपली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसी को हम लोग हीलियम न्यूक्लियस कह रहे हैं और इसी को रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल का भी नाम दिया। इसे अल्फ़ा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये फिर से हीलियम एटम हमारा बन के तैयार हो जाएगा। रदरफोर्ड काफ़ी ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया किस पे? डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स पे। और उनके सम्मान में जो एटॉमिक नंबर 104 वाला एलिमेंट है उसका नाम रदरफोर्डियम भी रखा गया। तो एक बार हुआ क्या कि रदरफोर्ड और उनकी टीम जो थी वो अल्फ़ा पार्टिकल पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, अभी देखा हम लोगों ने कि अल्फ़ा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल को उन्होंने देखा कि एक पतले से, पेपर से भी पतले मेटालिक फॉयल से पास कराया गया, तो उन्होंने देखा कि अधिकांश मतलब 99% जो किरणें थीं, अल्फ़ा पार्टिकल की जो किरणें थीं वो सीधी पास कर जा रही थीं बिना डिफ्लेक्शन शो किए। जीरो डिफ्लेक्शन शो किए वो सीधा पास कर जा रही थी। तो उनके दिमाग में स्ट्राइक करने लगा कि ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है। जे थॉमसन ने तो कहा था कि भाई किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो ऑलरेडी एम्बेडेड होते हैं, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, नेगेटिव चार्ज भी उसमें मौजूद रहते हैं इक्वल अमाउंट में। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो इस रास्ते में मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा है और ऑलरेडी अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रिपल्सन होना चाहिए। रिपल्सन होगा तो ये डिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, सीधा पास हो जा रहा है। इट मीन्स कि जो जोसेफ थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो गलत था। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने जोसेफ थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसे गलत साबित कर दिया। अब आइए समझते हैं कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो क्या था। यह जो अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर, काफ़ी ज़्यादा महंगा एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें ली और कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया, क्या क्या ऑब्जर्व किया और क्या हमें बाद में रिजल्ट दिया, उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का सोर्स लिया, एक बॉक्स लिया, उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भर दिया, जनरली रेडियम है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल निकलता रहेगा। ये सोर्स ऑफ हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है, इससे चारों दिशाओं में हमारा अल्फ़ा पार्टिकल निकलता रहेगा, लेकिन हमें एक दिशा वाला अल्फ़ा पार्टिकल ही चाहिए ताकि अच्छे से एक्सपेरिमेंट हो सके। तो इसलिए हम लोगों ने एक स्प्लिट स्लिट लिया, एक स्लिट लिया जिसमें एक छेद है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल
उसी छेद से बाहर निकलेगी और हमें डिजायर्ड अमाउंट में अल्फा पार्टिकल की ज़रूरत थी, तो वो हमें यहाँ से पूर्ति हो जाएगी। हमने एक मूवेबल स्क्रीन लिया जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। जनरली ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन के से बना है, इसे फोटोग्राफिक प्लेट भी हम लोग कहते हैं। इसको लेने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब ये एक्सरेज यहाँ से अल्फ़ा किरणें जब यहाँ से पास होंगी तो ये इन प्लेट पे इस स्क्रीन पे पड़ेंगी और वो स्ट्राइक करेंगी और हमें ग्लो देंगी। क्योंकि फ्लोरेसेंट स्क्रीन उस तरह के स्क्रीन होते हैं जिन पे अगर कोई पार्टिकल पड़े तो वो ग्लो करने लगती हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि इस पार्टिकुलर जगह पे वो किरणें स्ट्राइक की हैं। तो इसलिए हम लोग एक मूवेबल ले लेते हैं, चारों दिशाओं में जो मूव कर सकता है। अगला जो चीज़ उन्होंने लिया है वो एक पतला सा, बहुत ही पतला, जनरली 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस वाला गोल्ड का फॉयल लिया है। एल्युमिनियम, गोल्ड का, प्लेटिनम का, सिल्वर का, कॉपर का, इस तरह का अलग अलग मेटालिक फॉयल ले करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये पेपर से भी बहुत ही पतला, आप समझ सकते हैं कितना थिकनेस इसका है। पेपर से बहुत ही ज़्यादा पतला ये है। तो इस तरह से अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। अब जब उन्होंने इस सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल से अल्फ़ा पार्टिकल पास कराई तो यह मेटालिक फॉयल से पास करेगा। तो उन्होंने 3 बातें ऑब्जर्व की। क्या क्या? तो उन्होंने पहली बात ऑब्जर्व की, पहला बात कि जब किसी मेटालिक फॉयल से, मान लिया ये हमारा मेटालिक फॉयल है और यहाँ से हमारा अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उन्होंने पहली बात बोली कि 99% अल्फ़ा पार्टिकल बिना डेविएशन का सीधा पास हो गया। 99% जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल था वो बिना डेविएशन का सीधा पास हो गया, पहली बात उन्होंने बोली। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि 99% सीधा हमारा जो अल्फ़ा पार्टिकल वो पास हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एटम का लगभग 99% जगह खाली है। एटम का लगभग 99% क्या है, जगह हमारा खाली है। दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि इसमें कुछ ही संख्या में ऐसे अल्फ़ा रेज थे जो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो किए, थोड़ा सा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन शो किए। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि वो डिफ्लेक्शन तभी आया होगा जब वो किसी पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक गए होंगे, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव हैं, और जब वो किसी पॉजिटिव के नज़दीक गए होंगे तभी तो डिफ्लेक्शन थोड़ा सा हुआ होगा। इट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ नहीं फैला है, जैसा कि जैसे थॉमसन ने कहा था। पॉजिटिव चार्ज किसी स्मॉल एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, और जब ये किरणें उसके नज़दीक जा रही थी तो वहाँ से थोड़ा सा किरणें वहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। मतलब दूसरी बात उन्होंने बताया कि कुछ ही किरणें थी जो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। यह जो पॉइंट है ये बताता है हमें, यह कंक्लूजन लेने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो चारों तरफ फैला नहीं है एटम के अंदर, बल्कि वो किसी एक स्मॉल एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि 20,000 में से केवल एक ही ऐसा पार्टिकल था जो गोल्ड फॉयल के जो एटम है उससे टकरा करके वापस उसी रास्ते लौट गया, मतलब 180 डिग्री रोटेशन शो किया। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित हुआ कि ज़रूर वहाँ पे एक हाई पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन था, जिसकी वजह से यह पॉजिटिव ऑलरेडी था, और वहाँ जब टकराया पॉजिटिव से तो वो रिपल्सन, बहुत भयंकर रिपल्सन हुआ, और वो वापस उसी रास्ते से लौट गया जिस रास्ते से आया था। तो ये 3 बातें उसने ऑब्जर्व की। आइए इसको फिर से रिकॉल करते हैं। पहली बात उन्होंने बोली कि 99% जो किरणें थी, अल्फ़ा पार्टिकल की किरणें थी, वो बिना किसी डिफ्लेक्शन को शो किए, सफ़र किए, सीधी चली गईं। पहली बात उन्होंने ये नोटिस की। दूसरी बात नोटिस उन्होंने क्या की कि कुछ ही किरणें ऐसी थीं, कुछ ही अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। और तीसरी बात उन्होंने ऑब्जर्व की कि 20,000 में से कुछ ही एकाध किरणें ऐसी थीं जो 180 डिग्री रोटेशन शो की। आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर्ड को बता रहा है, और यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारा एंगल डिफ्लेक्शन एकदम एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब 180 डिग्री को टच कर रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ़ स्कैटर्ड पार्टिकल जो हैं वो 0 के आसपास और बहुत ही कम हो रहा है। तो 180 डिग्री रोटेशन जब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन या डिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल संख्या बहुत ही मिनिमम है, जनरली 1 है। अब आइए समझते हैं कि इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या क्या हमारे सामने कंक्लूजन रखें, क्या क्या हमें धारणाएं प्रस्तुत की। तो पहली बात उन्होंने यह बोली
कि एटम जो है वो पूरी तरह से होलो है, क्योंकि 99% आपने देखा कि किरणें बिना डिफ्लेक्ट होकर सीधा पास हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 99% जो है जगह एटम के अंदर खाली है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ नहीं फैला है, जैसे जैसे थॉमसन ने कहा था। पॉजिटिव चार्ज किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, एटम के अंदर में किसी एक पार्टिकुलर जगह में कंसंट्रेटेड है। पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, इसी वजह से कुछ ही किरणें हैं वो इसके नज़दीक जब जा रही थी अल्फ़ा किरणें, तो डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। वो क्या हो रही थी? डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। और जब दूर वाले जो किरणें थी, पॉजिटिव जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, वो दूर में जब जा रही थी तो ज़्यादा रिपल्सन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो बिना डिफ्लेक्ट होकर वो सीधा पास हो जा रही थी। दूर में जितने भी किरणें रहेंगी वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा पास हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। और तो इससे यह साबित हुआ कि बीच में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, और उस पार्टिकुलर एरिया को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया। और इस तरह से हमारा न्यूक्लियस का खोज हो गया कि किसी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक पार्टिकुलर रीजन हो गया जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से कंसंट्रेटेड रहता है और वह रिजिड होता है। तीसरी बात उन्होंने बताई, कंक्लूजन लिया कि वह जो है न्यूक्लियस जिसमें वहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो रिजिड है। क्यों रिजिड है? क्योंकि 20,000 में से केवल एक ही किरणें थी जो इससे टकराई और बहुत ज़्यादा रिपल्सन वहाँ पे हुआ और वो वापस लौट आई। 180 डिग्री रोटेशन करके वो वापस लौट आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपल्सन था। आप जानते हैं कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसमें बहुत ही पॉजिटिव चार्ज उसमें कंसंट्रेटेड रहेंगे और रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा और ये वापस अपने रास्ते से लौट आएगा। तो ये 3 बातें उन्होंने अपने कंक्लूजन में रखी कि एटम बहुत उसमें जगह खाली है, 99% जगह खाली है, और बीच में हमारा न्यूक्लियस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है और वो रिजिड है। इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ वो प्रेजेंट होंगे, ऐसा उन्होंने बताया। यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है कि एटम अगर, अभी हम लोगों ने देखा कि एटम अगर पूरी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होलो है, मतलब 99% होलो है, इसका मतलब हम लोग जो एटम से मिलके बने हैं, हम लोग भी एटम से मिलकर बने हैं, तो हमारा बॉडी भी क्या है? 99% खाली है, होलो है, उसमें कोई स्पेस ही नहीं है। तो ये हमारे उसके कंक्लूजन थे और ये ऑब्जर्वेशंस थे। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा और न्यूक्लियस की खोज की, और एक इसके आधार पर रदरफोर्ड ने एक नया तरह का एटॉमिक मॉडल दिया जिसे हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।